कहानी शुरू होती है जब हमारा मुख्य पात्र एलन सोचता है कि 10 साल में फेडरेशन किंगडम ऑफ द ई 5 बड़े पापों के हाथों गिर जाएगा और इसको रोकने के लिए मैं वो पैटर्न बन गया हूँ। और ये कहता था कि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी बड़ी बात बन जाएगी। एलन के लिए जो अचानक और बिना किसी शानो शौकत के एक मुश्किल 78 घंटे की वेज स्लेव की लाइफ से निकलकर एक शानदार नोबल की लाइफ में ट्रांसफ़र हो गया था, पूरा एक्सपीरियंस बहुत कंफ्यूजिंग और साफ साफ बहुत फनी मिक्स बैकग था। उसका दूसरा हिस्सा तो तभी कंफर्म हो गया जब उसको लैंग्वेज समझ नहीं आई। इस रियलाइजेशन से उसने सोचा कि एक एक्सपीरियंस्ड माना प्रोटैगनिस्ट की बुद्धि के साथ, जिसको ज़्यादा पता होना चाहिए था कि उसके हाथ में जो बुक है उसमें असल में क्या है, और यूनिवर्स ने उसको लोकल डायलेक्ट की ऑटोमेटिक नॉलेज क्यों नहीं दी। ये इंटरनल सवाल उसके बटलर के लिए हंसी का सोर्स था, जो चुपके से सोच रहा था कि यंग मास्टर अपनी इग्नोरेंस में किताब उल्टा पकड़े हुए हैं। उसकी इनिशियल असेसमेंट में उसकी न्यू सिचुएशन, इलिटरेसी और स्पेशल पावर्स की कमी थी, जो एक फैंटेसी आई स्काई प्रोटैगनिस्ट के लिए बिल्कुल यूनिक कॉम्बिनेशन थी। मगर ये डिप्रेसिंग सोच जल्दी ही खत्म हो गई जब एक बड़ा सा खाने का स्प्रेड अचानक से ड्रामेटिकली सामने आया, जिसको सर्वेंट ने यंग मास्टर का मील बताया। ये देखकर एलन ने सिंपली और अच्छे से सोचा कि यह अच्छा था। एक सेंटीमेंट जो बहुत बड़ा अंडरस्टेटमेंट था उस शुद्ध और सच्चे खुशी का कि फाइनली उसको पूरा पेट भर खाना मिला। उसके बाद एक गर्ल सर्वेंट आई जिसने पूछा कि क्या वो फिनिश कर रहे चुका है, और प्री बेड बाथ में हेल्प करने को ऑफर किया। इससे उसकी न्यू लाइफ का नेक्स्ट सरियल स्टेज शुरू हुआ। एक शानदार बाथ टब जिसमें उसको साइमल्टेनियसली 2 गर्ल सर्वेंट्स मसाज और स्क्रब कर रहे थे। ये नज़ारा इतना ओवरवेलमिंग था कि वो पूरी तरह से स्पीचलेस हो गया। उसका एक ही थॉट था कि ये एकिस्ट करता है कि एक बेकार, यूलेस और पूरी तरह से पैम्पर्ड यंग मास्टर की ज़िंदगी जीना ही असल ज़िंदगी है। भले ही उसको अपने जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में कुछ नहीं पता था। एक और थोड़ी अजीब डिटेल दूसरे सर्वेंट ने दिया, जिसने मेंशन किया कि बाकी यंग मास्टर्स कल वापस आएंगे और जल्दी सोने का सजेशन दिया। इस स्टेटमेंट से एलन ने रियल कंफ्यूजन में पूछा कि क्या उसकी फैमिली है, जिसका जवाब सर्वेंट ने गहरे डिसबिलीफ के एक्सप्रेशन के साथ दिया कि वापस आने वाले मास्टर्स लियो और एंटोनियो हैं, और थोड़े रेपमांड वाले टोन में पूछा कि वो ऐसे क्यों बोल रहा है जैसे वो अपनी फैमिली को नहीं जानता। इस सवाल से एलन को ओमिनस फैमिलियरिटी महसूस हुई, जिससे उसने गुस्से में अपना सर पकड़ लिया। दोनों सर्वेंट्स घबरा गए और चिल्लाए यंग मास्टर। मगर एलन ने सोचा कि अपने ट्रांस माइग्रेशन के कॉस्मिक जोक पर थोड़ी देर पानी में डूब जाना ही इकलौता सेंसिबल रिएक्शन है, और उसने अपना चेहरा पानी में डुबो दिया, सोचते हुए कि वेट, क्या मैं साइकेडेलिया में हूँ। यह नाम सुनते ही उसको उस टर्न बेस्ड आरपीजी की याद आई जो वो स्पेयर टाइम में खेला करता था, जिसका क्रिटिकल किंगडम एंडिंग पॉइंट 5 बड़े पापों रात, ग्रीड, स्लॉथ, प्राइड और ऑब्सेशन का इनएविटेबल अपीयरेंस था। उनके आते ही किंगडम, नोबिलिटी और पूरी दुनिया का डिक्लाइन शुरू हो जाता था। उसका करंट लग्जरियस घर प्लाडियो हाउस उसने डर के साथ याद किया। गेम शुरू होने से पहले सब क्वेस्ट में आने वाली पहली मेजर नोबल फैमिली थी, एक स्पेक्टकुलर ट्रबल मेकर्स की फैमिली, जिसका सबसे बड़ा बेटा लियो नोटोरियस किंग ऑफ प्रोस्टिट्यूट था और दूसरा बेटा एंटोनियो इनफेमस किंग ऑफ ड्रग था। एक ड्रामेटिक रियलाइजेशन में एलन अब गीला और बहुत निराश घुटने टेक कर चिल्ला उठा, आर यू किडिंग मी राइट नाउ। ये मूव उसकी सिचुएशन की अनफेयरनेस को सिग्नल करता था, क्योंकि प्लाडियो फैमिली उसकी याद में 5 बड़े पापों से पूरी तरह बर्बाद होने वाली पहली कैजुअलिटी थी। और भले ही उस सब क्वेस्ट ने गेम में ढेर सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स दिए थे, रियलिटी ये थी कि वो अब उस घर के एक्स्ट्रा विलन तीसरे बेटे एलन पलाडियो की बॉडी में था। वो उसके बाद बाथटब में लेट गया, पूरी तरह भीगा हुआ, और एक डेस्परेट मोमेंट के लिए सोचा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे वापस 78 घंटे वाला वेस्ट स्लेव बना दो, क्योंकि उसने रीज़न दिया कि उसके लग्जरी लाइफ जीने का फैक्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है जब उसको पता है कि वो 10 साल में मर जाएगा। एक फेट
जिसको उसने लाउडली लमेंट किया कि वो 6 महीने की अनपेड वेजेस से भी ज़्यादा खराब है। उसका अगले आंसुओं भरा रोना कि उसको बिना पावर के एक फैंटेसी कैरेक्टर पोसेस किया गया है, जबकि दूसरे लोगों को सब कुछ मिलता है। ये प्रेडिक्टेबल सेल्फ पिटी में एक मोमेंट्री रीलैप्स था, मगर अचानक से एक ब्रिलियंट थॉट आई जिससे वो अपने बेड पर खड़ा हो गया। एक गीला नया प्रॉफिट। उसने सोचा, राइट, आई मीन 10 साल में क्या होता है ये प्रॉफिट होने जैसा है। इस रियलाइजेशन से तुरंत एक प्रैग्मेटिक कंक्लूजन निकला, क्यों ना इस दुनिया के इमिनेंट डाउनफॉल के कॉजेस को ही हटा दूं। इस सोच के साथ नोबल वेज स्लेव एलन पलाडियो ने डिसाइड किया कि वो 5 बड़े पापों को रिफॉर्म करेगा, सिर्फ अपने पीसफुल प्रिविलेज नोबल लाइफ को सिक्योर करने के सेल्फ सर्विंग पर्पस के लिए। एक टास्क जिसको उसने सोचा कि पूरी तरह से मैनेजेबल होना चाहिए, क्योंकि वो अभी भी बच्चे थे और उनके पास 0 पावर थी। 2 महीने बाद एलन का नाइट एवन रिपोर्ट देने आया कि उन्होंने ईस्ट ऑर्फेनिया ह्यूमन टेस्टिंग सेंटर से ऑर्फिस को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया है। ऑर्फिनेज का मैनेजमेंट यूशा नाम की लड़की को सौंप दिया है। इस फीट पर एलन ने गहरे कॉन्फिडेंस के एयर के साथ डिक्लेयर किया कि उसकी आंखें प्रिसाइज हैं और इवन सच में स्किल्ड है, इवन जो एक लिटरल मर्सनरी था। एलन के फेशियल एक्सप्रेशन को समझ नहीं पाया और अनसर्टेनिटी में पूछा कि क्या यह सच में कॉम्प्लीमेंट था, जिसका जवाब एलन ने दिया, हाँ बिल्कुल, इससे पहले कि वो एक फोर्स स्माइल बनाता और कहता कि वो आगे भी उसके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड है। एवन अपनी सीधी बात वाले सोल के साथ बोला कि उसको नहीं लगता कि वो इसकी आदत जल्दी डाल पाएगा। इस स्टेटमेंट से एलन को अंदर से लगा कि उसके इस बॉडी का पोजेशन शायद चेहरे तक आकर रुक गया है, जिससे उसके एक्सप्रेशंस परमानेंटली स्टिफ और अननेचुरल हो गए हैं। भले ही इवन वो जानता था एक टाइम पर अपने इमोशन से रिडिकुलसली ऑब्वियस था, इवन अब ठीक होकर यंग मास्टर को तारीफ के लिए थैंक यू बोला। ये तारीफ एलन जानता था कि डर्व की गई थी, क्योंकि एवन साइकोडेलिया में एक रेयर कैरेक्टर था जो धोखेबाजी के समंदर में अपनी अनवेवरिंग होनेस्टी और लॉयल्टी के लिए जाना जाता था, और एलन ने उसको डिस्कवर करते ही तुरंत उठा लिया था। एवन ने फिर एलन का ऑब्जेक्टिव कंफर्म किया, कहते हुए कि पूरा मिशन यूशा नाम की लड़की को बचाना था, जिसको एलन ने कंफर्म किया। हाँ, एवन अपने लंबे मर्सनरी एक्सपीरियंस से बोलते हुए एडमिट किया कि यूशा कोई ऑर्डिनरी बच्ची नहीं थी। उसको याद करते हुए कि जब उसने उसको पहली बार एक सेल में बंद देखा था तो उसके अंदर से इंटेंस डीप रेड ओरा निकल रही थी, एक ओरा जो किसी को भी डरा सकती थी, और जिससे उसने सोचा कि वो वहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल गई। एवन अब भी बहुत चिंतित पूछा कि एलन ने उसको पलाडियो हाउस क्यों नहीं लाया, आर्ग्यू करते हुए कि उसको ऑफनेज में रखने का कोई बेनिफिट नहीं था। ये सवाल एलन को मंजूर था, मगर उसने चुपके से सोचा कि उसको वहाँ छोड़ना इंस्टेड ऑफ यूज़ करना असल में उसके बड़े प्लान का एक ज़रूरी हिस्सा था जो यूसा लूडिया पर सेंटर्ड था। एक नॉन ह्यूमन जो अपनी पावर के लिए एक अदर वर्ल्डली बीइंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली थी। एक इवेंट जिससे वह 5 बड़े पापों की रैथ बन जाती और हज़ारों लोगों की किलर बन जाती। मगर उसने ठीक से अस्यूम किया कि अगर उसको शांति से बड़ा होने दिया जाए तो 5 ये फेट टला जा सकता है। एलन ने एक बहाना बनाने का सोचा, एलन को अनाउंस करते हुए कि अभी वक्त नहीं आया है। एक फ्रिज जो उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, जिससे एलन शॉक्ड हो गया और रिपीट किया, अभी वक्त नहीं आया है। थोड़ी देर सोचने के बाद एलन ने एलन को इंस्ट्रक्ट किया कि वो ये श्योर करे कि कोई भी इस ऑपरेशन के बारे में बात ना करे और ऑर्फिनेज को काफ़ी फंड से स्पॉन्सर करे, जिसको एलन ने अग्री किया। हाँ, एलन ने फिर एलन को एक लेटर पकड़ाया, कहते हुए कि वो उसको यूशा को दे दे, और जब एवन ने पूछा कि क्या लेटर ज़रूरी था, एलन ने कहा कि वो बस ये देखने के लिए था कि वो कैसी है, एक्सप्लेन करते हुए कि उसने सोचा कि उसको थोड़ी रीअश्योरेंस देनी चाहिए क्योंकि वह इतने सब से गुजर चुकी है। एवन रीअश्योरेंस का लेटर एक्सेप्ट करते हुए प्रॉमिस किया कि वो डिलीवर कर देगा और अपने घोड़े पर सवार होकर चला गया, एलन को सोचने के लिए छोड़ते हुए कि भले ही उसको नहीं पता था कि क्या लेटर सच में उसको रियर करेगा, मगर यह कोशिश वर्थ थी। एलन ने फिर लेटर का असल सीक्रेट पर्पस रिवील किया, जो 3 स्पेसिफिक फ्रेजेस को उसके दिमाग में दाखिल करना था। कोट्स जो उसने गेम के डेवलपमेंट के दौरान दर्जनों बार सुनी थी। मैंने आर्च बिशप से सुना,
है। यह एक स्पेल है जो तुम्हारी तरह के दूसरे नॉन ह्यूमन को शांति देगा। तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। दूसरा था सीन ऑफ रेथ कम द फेल्फ, और आखिरी और सबसे ज्यादा ड्रामेटिकली ओमिनस था एग्नी ऑफ डार्क इम्पैसिविटी ऑफ द ब्राइड बिलोंगिंग वी द फॉल। उसको गेम सिनेरियो याद आया जहां एक फुल्ली रियलाइज्ड रेथ बड़ी यूसा बहुत खून खराबा कर रही थी और डिक्लेयर करती थी बहुत देर हो चुकी है, याद करते हुए कि गेम में उसको शांत करने की सारी कोशिशें फेल हो गई थी, जिससे सिर्फ लड़ाई होती थी। मगर उसने सोचा कि शायद अभी देर नहीं हुई है। अंगड़ाई लेते हुए एलेन ने सोचा कि पहला लैंडमाइन संभालने के बाद उसको अगले टारगेट पर जाना चाहिए, एडमिट करते हुए कि सिर्फ किसी कोड के बेस पर एक मॉन्स्टर से दोस्ती करना रिडिकुलस लगता है। मगर उसने सोचा कि यह काम कर सकता है, यह देखते हुए कि वह लोग किसी अदर वर्ल्ड गॉड की पूजा करते थे। और उसने एक लंबी सांस के साथ कंक्लूजन निकाला कि उन लोगों के सोचने का तरीका समझना बहुत मुश्किल था, उनको पागलों की तरह मानते हुए। इसी बीच लेटर यूश तक पहुंचा, जिसको उसने पढ़ा जब एवन रात में उसके सामने खड़ा था, सोचते हुए कि जो माना वो उसके अंदर से निकलते हुए महसूस कर रहा था वो एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल था। यह देखकर उसने पहले ही सोच लिया था कि वो कोई ऑर्डिनरी बच्ची नहीं थी। यूशा अब भी लेटर पढ़ रही थी। उसने पूछा कि क्या मिस्टर एलेन ने सच में लेटर भेजा था, और फिर इमेंस अमाउंट ऑफ माना रिलीज करते हुए उसने कॉस्मिक विंड की फोर्स के साथ पूछा, उसने मुझे अपने पास क्यों नहीं रखा। एवन सच में सरप्राइजेस था, सोचते हुए कि माना को इस रूप में मैनिफेस्ट करना सिर्फ मास्टर यन पर ही पॉसिबल था। मगर फिर उसको एलेन का सीरियस एक्सप्रेशन और उसके शब्द अभी वक्त नहीं आया है याद आए, और इसीलिए उसने यूशा से रिपीट किया, हाँ टाइमिंग। उसने कहा कि अभी वक्त नहीं आया है। यूशा यह सुनते ही तुरंत शांत हो गई और लेटर को अपने सीने से चिपकाते हुए बोली, मैं समझ गई। और फिर यह एक प्रॉमिस है जो सिर्फ मास्टर ही जानते हैं, गहरे से कहते हुए कि वह समझ गई कि उसका क्या मतलब था, जिसके बाद वो आखिर में मुस्कुराई। यह छोटा मगर डरावना जेस्चर उसने सीन ऑफ रैथ द डॉटर ऑफ मॉन्सर और खूनी क्वीन यूशा की सच्ची आइडेंटिटी को कंफर्म कर दिया। कहीं और एलेन अपने रीएश्योरेंस लेटर के अपोक्लिप्टिक इंटरप्रिटेशन से बिल्कुल अनजान अपने फ्लोर पर चुपचाप लेटा था, यह डिक्लेयर करते हुए कि उसने सक्सेसफुली अपनी लग्जरियस लाइफ स्पैन को थोड़ा बढ़ा दिया है, यहां तक कि उसको लगा कि चमकता चांद भी उसको चीर कर रहा है, और उसने रिसॉल्व किया कि वह अगले बड़े गेट पर भी मेहनत करेगा। उसके बाद आखिर में वह सो गया, यह सोचकर कि वह दुनिया को बिना समझे माना टट्रोप से बचता था, जो बहुत फनी और सेल्फ कांग्रेचुलेटरी था। अगली सुबह एलन के लिए उसके लाइब्रेरी से एक रूड फिजिकल इंट्रूजन के साथ शुरू हुई। जब वो उठा तो बुक्स का कैस्केड उसके सर पर गिर रहा था, जब वो फ्रैंटिक सर्च के बीच में था। एक सर्च जिसको उसने खुद से लिमिट किया कि उसे कुछ नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसको थर्ड बॉस के लिए नेसेसरी क्लोथिंग नहीं मिल रही थी। उसकी इंटरनल कंप्लेंट्स जल्दी ही एवन ने इंटरप्ट कर दी, जो भागते हुए अंदर आया, अनाउंस किया कि उसने सक्सेसफुली दूसरे बच्चे को रेस्क्यू कर लिया है। उनकी रिपोर्ट सुनकर एलन तुरंत पलटा और सच्ची चिंता के साथ पूछा कि क्या एवन ने बच्चे के साथ अच्छा और बहुत प्यार से बिहेव किया, जिसको नाइट ने कंफर्म किया कि हाँ, इल्लीगल स्लेव मार्केट से रेस्क्यू करने के तुरंत बाद उसने ऐसा ही किया। मगर इससे पहले कि और डिस्कशन हो पाए, दरवाज़ा जोर से खुला, जिसमें टोनियो काउंट का दूसरा बेटा दिखाई दिया, जिसने एलन को देखकर अपना आगमन ये बोलकर अनाउंस किया, वेल देखो तो कौन है, एलन। और फिर पूछा कि इलिटरेट तीसरा बेटा किताब क्यों पकड़े हुए है, मेंशन करते हुए कि उसने सुना है कि एलन ने पढ़ना और लिखना शुरू कर दिया है। एंटोनियो ने फिर अपनी मोहब्बत दिखाई और अपनी कोहनी सीधे एलन के सर पर रख दी, एक अग्रेसिव ब्रदरली फन दिखाते हुए। मगर उसका एक्सप्रेशन तुरंत सख्त हो गया जब उसने डिमांड किया कि एलन, जिसका बड़ा भाई उससे बात कर रहा है, तुरंत जवाब दे। एलन इसी बीच चुपके से सोच रहा था कि टोनियो हमेशा से बहुत बड़ा पेन था, और ओरिजिनल एलन ने ये कैसे बर्दाश्त किया होगा। और भले ही उसकी इंटरनल इच्छा फाइट बैक करने की थी, उसने खुद को भी सरप्राइज किया और अचानक से अपने बड़े भाई के सामने घुटने टेक दिए, गहरे सबमिशन में अपना सर झुका दिया और बोला, क्योंकि टोनियो स्टडी यूज करना चाहता है, वो सम्मान के साथ उसकी बात मानेगा। एवन, जिसके पास एलन के चेहरे पर शुद्ध, बिना मिलावट के कंटेम्प्ट देखने का यूनिक वैंटेज पॉइंट था, अंदर ही अंदर सोच रहा था कि यंग मास्टर अपना रोल अच्छे से जानता है।
मगर इस सबसर्वियंस का ये ड्रामेटिक मोमेंट तुरंत टूट गया जब लाइटनिंग स्पीड से चलती हुई कोई चीज़ टोनियो के चेहरे को सिर्फ 1 सेंटीमीटर से मिस कर गई। एक खंजर। इसके चलाने वाले सबसे बड़े बेटे लियो का आगमन उसके अनाउंसमेंट से हुआ कि छोटे भाई बहन बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, जिसका जवाब टोनियो ने नियर डेथ एक्सपीरियंस से रिकवर होते हुए तुरंत दिया, अपने भाई से पूछते हुए कि जब वो स्टडी में आया तो क्या वो गंदी परफ्यूम की स्मेल को साफ करने की कोशिश कर सकता था। लियो का जवाब टोनियो के लिए एक छोटा कमांड था, रफा दफा हो जाओ। ये बात उसने एक सच्चे माफिया बॉस की अग्रेसिव पोलाइटनेस से बोली, और उसने अपनी थ्रेट को टोनियो की गर्दन पर खंजर रखकर सील कर दिया, पूछते हुए कि वो ड्रग्स के अगेंस्ट इतना कमज़ोर क्यों है। इस सवाल से एलन ने तुरंत उस सीन से दूर भागना शुरू कर दिया, एवन को अपने पीछे आते हुए रूम से निकल गया। एलन अपने दिमाग में पैलाडियो काउंट फैमिली की अपनी समझ को तेजी से रिवाइज कर रहा था। गेम में वो माइनर कैरेक्टर्स थे जो जल्दी गायब हो गए थे, मगर उनकी असल पावर उसने रियलाइज किया उसके ओरिजिनल थॉट से बहुत ज़्यादा बड़ी थी। मतलब कि दोनों झगड़े वाले भाई प्रोस्टिट्यूशन किंग और ड्रग किंग फैमिली हेड की पोजीशन के लिए जोर शोर से लड़ रहे थे, एक बड़े अंडरवर्ल्ड नेटवर्क को कंट्रोल कर रहे थे, और वो दो लोग थे जिनको उसको कभी भी प्रवोक नहीं करना चाहिए था अगर उसको अपनी स्वीट लाइफ जीने की कोई उम्मीद थी। उनके रूम से बाहर निकलते ही तुरंत लाइब्रेरी से एक अचानक एक्सप्लोजन हुआ, एक साफ इशारा कि भाइयों की लड़ाई सच में शुरू हो चुकी थी। एलन का आखिरी थॉट जब वो अपने रूम की तरफ जल्दी से जा रहा था ये था कि वो कमज़ोर, इनकॉम्पिटेंट और पूरी तरह से लेजिटिमेट तीसरे बेटे की तरह खुशी खुशी जी लेगा। अपने रूम में पहुंचकर जिसको उसने बहुत रिलीफ के साथ पाया वो पूरी तरह से थक चुका था, मगर एवन जो पीछे आया था कैजुअली मेंशन किया कि उन्होंने जो दूसरा बच्चा रेस्क्यू किया था वो भी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी लग रहा था। एक स्टेटमेंट जिससे एलन ने अपने नाइट को कंफ्यूज्ड एडमिरेशन में देखा। एवन अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहा था ये समझने में कि एलन जैसा आदमी जो मुश्किल से अपना ख्याल रख पाता था उसने फॉरेन लैंड में एक सीक्रेट बायो वेपन और एक इल्लीगल स्लेव मार्केट कैसे ढूंढ लिया और किस रीजन से। एलन इसी बीच सिर्फ अपने सोफा पर लेट गया, डिक्लेयर करते हुए कि दिन बहुत ड्रेन्ड था। एवन अपने मास्टर के अजीब बिहेवियर को देखकर फिर बोला कि एलन सच में पेक्यूलियर है कि उसने जिस बच्चे को अभी अभी रेस्क्यू किया उसको तुरंत ऑर्फनेज भेज दिया। एक सेंटिमेंट जिसको एलन ने चुपके से अग्री किया, नोट करते हुए कि बच्चा सच में आउट ऑफ द ऑर्डिनरी और वर्ल्ड एंडिंग लेवल का था, उनकी कलेक्टिव नॉलेज से ऊपर। जिस बच्चे की बात हो रही थी उसको याद आया वो ड्यूस था, साइकोडेलिया का दूसरा बॉस, जिसको उसने सेंट्रल गानियन किंगडम के इल्लीगल स्लेव मार्केट से रेस्क्यू किया था और जो उसकी ओरिजिनल स्टोरी में अब्यूज और कैद किया हुआ इंसान था, जो 5 बड़े पापों में सिन ऑफ स्लॉथ बन जाता। एलन ने अपने दिमाग में सन ऑफ स्लॉथ का एक विजन देखा जो इमेंस पर्पल फ्यूरियस माना रिलीज करता था, जिसका रिजल्ट अनगिनत लोगों का सबसे भयंकर डिसमेंडोमेंट होता। डार्क फैंटेसी गेम के प्लेयर्स को सच में डराने वाले तरीके से किंगडम की क्रूएल्टी को हाईलाइट करता। ये डुअलिटी और बुरी हो जाती जबकि उसके लेजी टाइटल के विपरीत सिन ऑफ स्लॉथ एक मेहनत करने वाला बास था जो अपने साथ हुए हर गलत काम का बदला 10 गुना लेता था। एक हॉरिफिक रेट्रिब्यूशन जिससे एलन फैक्ट्स को एवन को बताने के बाद भी कांप उठा। उसके हाथ में कप को बेकाबू होकर हिला दिया। उसने एक घूंट लिया और फिर डूस को ऑर्फनेज भेजने का रीजन एक्सप्लेन किया। अभी वक्त सही नहीं है। एवन ने फिर पूछा कि क्या एलन ने मिस यूसा को जो लेटर भेजा था वो इस दूसरे बच्चे के बारे में था, जिसका जवाब एलन ने लेटर के कंटेंट को याद करते हुए दिया, जिसमें उसकी खुद की जिंदगी की छोटी मोटी कंप्लेंट्स थी। आप कैसी हैं? मैं अच्छा हूं। मेरे दूसरे भाई ने आज फिर मुझे चेयर की तरह यूज किया। हाँ, फनी राइट? ये इम्प्लाई किया कि उसने फेमिलियरिटी बढ़ाने के लिए सच में डेली कंप्लेंट्स लिखी थी, मगर उसने एडमिट किया कि उसने उसको ये भी बोला था कि वो एक बच्चे को भेज रहा है और उसको कम से कम ख्याल रखने को बोला था। डूस के आने की खबर फिर ऑर्फनेज तक पहुंची और जब लड़का अकेला खड़ा था, यूसा उसके पास आई, उसके फटे हुए कपड़ों और ताज़ा घावों को देखते हुए, और तुरंत डिक्लेयर किया कि उसने अटैक होने के निशान देखे, कंफर्म करते हुए कि ये ब्लैक गोट का काम था, एक एंटिटी जिसको एलन ने अपनी नफरत में मेंशन करना भूल गया था। यूसा ने सरप्राइज और अजीब सम्मान के लुक के साथ डूस को बताया कि वो टूटा हुआ था, मगर ग्रेट मून ने उसको इस हालत में चुना था, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए और इंस्ट्रक्ट करते हुए कि वो उस पावर का इस्तेमाल करे जो उसको मिली है और जो सच में उसकी है, उसको बाहर निकाले। उसने फिर एक ट्रूली मैसिव अमाउंट ऑफ माना रिलीज की और उसको बोला कि अगर वो एलन को पूरी लॉयल्टी के साथ फॉलो करेगा तो उसको अपना बदला मिलेगा। जैसे ही उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, डूस ने जवाब में इमेंस अमाउंट ऑफ माना इमिट करना शुरू कर दिया, मगर यूसा की आंख एलन के लेटर पर पड़ी और वो तुरंत शांत हो गई, कहते हुए कि उसको पहले अपना रिप्लाई भेजना चाहिए। ये एक सिंपल मगर पावरफुल एक्ट ऑफ डेफरेंस था। अगले दिन एवन आया, एलन के रूम में घुस गया और चिल्लाया, दुनिया में ये तीसरा बॉस कहाँ है, कहते हुए कि कुछ भयंकर हो गया है। डूस मुड़ गया था।
एलन ये सुनकर सिर्फ स्टंट क्या बोल पाया रियलाइज करते हुए कि सिन ऑफ स्लॉथ कहानी के शुरू में एक एक्सीडेंटल डेथ मर गया था। उन्होंने फ्यूनरल अटेंड किया, एक कियोटिक अनहोली अफेयर जहां एक लेडी ने कंप्लेन किया, काउंट मुझे भूख लगी है, और दूसरे ने ये कब खत्म होगा। एलन ने कंफर्म किया कि पलाडियो फैमिली सच में पागल थी, अपने बेटे के फ्यूनरल में ड्रग्स और विमेन ला रही थी, एक पूरा मेस जो सिर्फ एक डार्क फैंटेसी गेम में हो सकता था। एलन डूस के बॉडी को देखकर सोचा कि उसकी मौत के सर्कमस्टेंसेस थोड़े अलग थे, नोट करते हुए कि लियो, जिसने अपैरेंटली डूस को इतने समय तक सपोर्ट किया था टोनियो को मारने के लिए, अब ऐसा लग रहा था जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। वो शैतानी तरीके से मुस्कुरा रहा था, एक मुस्कुराहट जो सजेस्ट करती थी कि किलर शायद लियो का सपोर्टर था या शायद लियो खुद। एलन टोनियो के मरे हुए बॉडी को देखकर रिजॉल्व किया कि उसको अब सिर्फ 5 बड़े पापों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। 1 साल बाद सक्सेशन इशू सॉल्व होने के बाद लियो ने डिवोर्स दे दिया और ड्रग बिजनेस शांत हो गया, और पलाडियो फैमिली ने शांति के एक नए एरा में प्रवेश किया। एलन और एवन एक साथ बैठे, एलन एक्सप्लेन करते हुए कि उस दौरान वो और यूसा पेनपैल बन गए थे, जिसको वो मानता था कि वो फेमिलियरिटी बढ़ा रहा था जो किसी न किसी तरीके से हेल्पफुल होगी। उसने यूसा के लेटेस्ट लेटर का एक हिस्सा पढ़ा जिसमें ऑफन के प्रॉग का डिटेल था। यूना हाइड एंड सीक में बहुत अच्छी है, हेडन बॉल खेलने में बहुत अच्छा है, और दूस अक्सर पपेट शो करता है। वो सब बिना किसी इशू के अच्छे से बड़े हो रहे हैं। एक पैसेज जिससे एलन ने रिमार्क किया कि सब कुछ परफेक्टली जा रहा था। यूसा ने ग्रोइंग स्पॉन्सरशिप लिस्ट भी मेंशन की थी, जिसको एलन ने नोट किया कि एक छोटे ऑर्फनेज के लिए अनयूजुअल था, और उसने सोचा कि क्या उसका प्लान सच में काम कर रहा था। तभी एक सर्वेंट आया रिपोर्ट करते हुए कि जिन लोगों को एलन ढूंढ रहा था उन्होंने 3rd बी के बारे में एक क्लू ढूंढ लिया है। एलन अपने स्नैक का एक बाइट लेते हुए रिलीफ एक्सप्रेस किया, सोचते हुए कि क्लू 3rd बॉस से रिलेटेड एंशिएंट चीज के बारे में होना चाहिए, और सब कुछ फाइनली स्मूथली जा रहा है, एक परफेक्टली पीसफुल सिचुएशन बना रहा है। मगर सीन अचानक से एक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन साइट पर शिफ्ट हुआ जहां एक आदमी को रूथलेसली मार दिया गया था, जिसको 2 दूसरे इंडिविजुअल्स ने देखा। उनमें से एक ने रिमार्क किया कि सबसे बड़ा बेटा लियो काफी जेनरस था और पेमेंट हमेशा अच्छा होता था, जबकि दूसरे ने बोला कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी कई 100 मेंबर्स तक बढ़ चुकी है और जल्द ही और बढ़ेगी। अचानक उनके डर के लिए उन्होंने अपने सामने 2 लोग देखे और आदमी चिल्लाने लगे, मेरा हाथ अपने आप चल रहा है, मेरी मदद करो। जैसे ही उनको पूरी तरह से और मर्सीलेसली खुद को मारने के लिए फोर्स किया गया। एक काले चोगे में एक फिगर फिर आई, कहते हुए कि उसने पपेट शो एंजॉय किया और जिम्मेदार प्लेस बढ़ गए हैं जिसको उसने रिपोर्ट किया था, पूछते हुए कि क्या इन एक्ट्स का कोई मतलब था, जिसका जवाब धागों वाली फिगर यूसा ने दिया, पूछते हुए कि वो विक्टिम्स पर तरस क्यों खा रहा है। चोगा वाले फिगर ने जवाब दिया कि उसको तरस नहीं आया क्योंकि वो हरामखोर थे जो इंसानों को बर्बाद करते थे, पीसते थे और शब्द बनाते थे, मगर वो अनश्योर था कि क्या इससे उनके रिवेंज में मदद मिली, जिसका जवाब यूशा ने अपनी पावर रिलीज करते हुए दिया कि बिल्कुल मिली, क्योंकि ये उस जगह को बनाने का फाउंडेशन था जहां एलन वापस आएगा, और वो जगह शैबी नहीं हो सकती जब वो आएगा। चौगा वाले फिगर डूसे ने जवाब दिया कि वो समझ गया, कंफर्म करते हुए कि लेटर में मेंशन किए गए पपेट शो असल में ये ग्रूसम मैसेकल्स थे, और फिर वो दोनों उड़ते हुए वहां से चले गए। यूशा ने उड़ते हुए ऑब्जर्व किया कि सब कुछ एलन की इच्छा के अनुसार था, और वो उड़ गए उस मैसेकर की जगह पर एक ब्लू मून का निशान छोड़कर। एलन पलाडियो के अगले साल जो डोमेस्टिक डिफेंस के एक अजीब रूप को समर्पित थे। प्लॉट डिवाइस की अननर्विंग स्पीड से समय गुजर गया, ताकि 2 साल बीत चुके थे जब उसने यूशा के साथ अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू की थी। ये प्लॉट एक्सेलरेटिंग काम का पीरियड उसको संतुष्ट और थोड़ा सस्पिशियस भी लगा। उसका लॉयल रिटेनर एवन, जो हमेशा मेहनत करने वाला ऑपरेटिव था, साइमल्टेनियसली अपने हमेशा ढूंढने में मुश्किल मास्टर को ढूंढ रहा था। एक सर्च जो अचानक से तब खत्म हो गई जब नाइट बैकयार्ड में घुस गया और थक कर जमीन पर गिर गया, अपनी वापसी डिक्लेयर करते हुए और कंफर्म करते हुए कि एलन सच में वहां था। एलन भले ही एवन के ड्रामेटिक एंट्रेंस से चौंक गया, उसको ग्रीट किया और सुना जब नाइट अब भी जमीन पर लेटा हुआ क्रिटिकल इंटेलिजेंस दिया कि 5वां और आखिरी बच्चा फ्यूचर वर्ल्ड एंडर्स का सेट पूरा करते हुए सफलतापूर्वक ऑर्फनेज तक पहुंचा दिया गया है। एक रिपोर्ट जिससे एलन को चुपचाप हंसी के साथ संतुष्टि मिली। उसने अंदर ही अंदर अपने सक्सेस को गिना, नोट करते हुए कि अपने ओरिजिनल पोजेशन के समय से उसने अब बाकी बचे हुए 3 फ्यूचर सिंस को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया था, और उसने एवन को रिवॉर्ड के रूप में एक पेस्ट्री ऑफर की, उसको खाने को इन्वाइट किया। एवन, जो एक सोल्जर की नेचुरल एफिशिएंसी के साथ अब एक प्रोफेशनल पपी भी था, ऑफर की तरफ रेंग गया और आभार व्यक्त किया। एलन मुश्किल जर्नी के बारे में सोचते हुए सोचा कि उसने सिन ऑफ ग्रीड द 3rd टारगेट को ढूंढने में कितनी मुश्किल झेली थी, एक मुश्किल जिसको उसने सिर्फ अपने एसोटेरिक गेम नॉलेज के परसिस्टेंट एप्लीकेशन से ही ओवरकम किया था, और एवन को थकने के पॉइंट तक तेजी से काम करवाकर।
एक मोमेंट में जो पूरी तरह से फार्स थी, एलन ने 4 और खाने की चीजें हवा में फेंक दी, जिसको एवन ने तुरंत ग्रेसफुली और डॉगिडली उछालकर पकड़ लिया, उनको हवा में खाते हुए। एक डिस्प्ले जिससे एलन ने अपने थके हुए नाइट को कंफर्म किया कि पूरे कॉन्टिनेंट पर थककर ट्रैवल करने के बाद वो फाइनली थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकता है। एवन इस अपॉर्चुनिटी को लपकते हुए पूछा कि क्या ऑर्फनेज मिशन सच में खत्म हो गए हैं, और एलन ने कंफर्म किया कि वो डेफिनेटिवली ओवर हो गए हैं। एक डिक्लेरेशन जिससे एवन को रिलीफ में और जमीन में धंसने की अनुमति मिल गई। मगर नाइट ने फिर अपने मास्टर से एक आदमी की कंफ्यूज्ड सिंसियरिटी के साथ पूछा कि फैक्ट्स में डील करता था कि क्या एलन सच में इस बड़ी सक्सेस से खुश था, पॉइंट आउट करते हुए कि उसका मास्टर अभी भी वो दिखा नहीं रहा था। एलन अपने चेहरे की कमी को ठीक करने की कोशिश करते हुए इंसिस्ट किया कि वो अभी मुस्कुरा रहा है। अपने होठों का एक छोटा मुश्किल से दिखने वाला अपटर्न मैनेज किया, एक नज़ारा जिससे कंफ्यूज्ड एवन ने सिर्फ ये सजेस्ट किया कि एलन को सिर्फ तुम हो बोलना चाहिए। एलन आखिर में वापस लेट गया। इवेंट्स का स्मूथ प्रोग्रेशन उससे कहीं बेहतर पाकर जितना उसने सोचा था, उसने रिफ्लेक्ट किया कि साइकेबेलिया के बॉस अपने यूनिकली ट्रैजिक और हॉरिफिक पास्ट्स के कारण 5 बड़े पापों में बदल गए थे, और भले ही ये उनके पूरी तरह से जागृत होने से पहले का समय था, उन सारे लाइफ ऑल्टरिंग ट्रॉमास को पूरी तरह से रोकने और कम करने के चांसेस स्टैटिस्टिकली कम थे, और वो सच में चिंतित था कि वो उनको रेस्क्यू करने के बाद भी उनकी पर्सनैलिटी ऑलरेडी पूरी तरह से टूट चुकी होगी। एलन ने फिर एवन से ऑफिनिश का अपडेट पूछा, और एवन अपनी ड्यूटी के लिए उठकर यूशा का लेटेस्ट लेटर दे दिया, रिपोर्ट करते हुए कि इंस्टीट्यूशन अच्छे से चल रहा है। चल रहा है हमेशा की तरह, और बच्चे जो शुरुआत में टूटी हुई गुड़िया जैसे लगते थे अब बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गए हैं। एलन ने अपना जेन्युइन सरप्राइज और रिलीफ एक्सप्रेस किया, रियलाइज करते हुए कि उसको एक चाइल्ड केयर टीचर भी हायर नहीं करना पड़ेगा, और अंदर ही अंदर यूशा को इतना अनएक्सपेक्टेडली एक्सीलेंट काम करने के लिए तालियां दी, कंक्लूजन निकालते हुए कि उसकी सक्सेस शायद उसके ओरिजिनल कैरेक्टर सेटिंग से जुड़ी थी, जिसमें ऑर्फनेजेस के लिए एक इम्प्लैकेबल अट्रैक्शन था। भले ही उसकी कोर पर्सनैलिटी सजेस्ट करती थी कि वो हर तरह के इंटरफेरेंस से नफरत करेगी, एलन ने लाउडली माना कि यूसा अपने अजीब तरीके से एक अच्छी बच्ची भी थी। एवन एक सोल्जर की प्रैग्मेटिक क्यूरियोसिटी के साथ फिर पूछा कि क्या लेटर में कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन थी। एलन ने एक समरी जोर से पढ़ी, नोट करते हुए कि सब ठीक है, कुछ बच्चे सेंटर में एक्सेप्शनली अच्छे से बढ़ रहे हैं और उसको अब दूसरे के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उसको न्यूएस्ट एडिशन के नेचर के बारे में ज़्यादा चिंता करनी चाहिए क्योंकि वो सब मज़े कर रहे थे। एलन ने बोला कि ये बस अच्छा लगा कि ऑर्फनेज के सारे बच्चे अच्छे से और प्रॉपरली बड़े हो रहे हैं, सोचते हुए कि 5 बड़े पापों का नॉर्मली डेवलप होना उसके शक को कंफर्म करता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर एब्सोल्युटली पैरामाउंट था। एवन ने फिर उनके बीच की फिजिकल डिस्टेंस को खत्म करने वाले मूव में ये इनएविटेबल सवाल पूछा कि एलन असल में कब बच्चों से मिलने का प्लान बना रहा है, जबकि वो हमेशा ये बहाना यूज करता है कि अभी वक्त नहीं आया है। एलन अचानक से घबरा गया, बोला वो तो, जबकि उसका दिमाग चिल्ला रहा था कि उसने कभी भी उनसे फेस टू फेस मिलने का कोई इरादा नहीं रखा था। उसने खुद से रैशनली आर्ग्यू किया कि भले ही दोस्ती के टर्म्स पर रहना बेनिफिशियल था, मगर उनके ओरिजिनल डिवोल्यूशन से सिंस में बदलने का प्रोसेस इतना ग्रूसम था कि उनकी पर्सनालिटीज गेम के फ्लैशबैक्स में भी छोटी उम्र से ही सच में भयंकर थीं। उसने उम्मीद की कि उसके अर्ली इंटरवेंशन के कारण वो अब थोड़े बेहतर होंगे, मगर ये पॉसिबिलिटी अभी भी फ्रैंकली डरावनी थी। उसने अपना चेहरा घुमा लिया, एक ज्यादा दूर और सेफ नॉन कमिटल टाइमलाइन दिया, शायद 5 साल में, जिसका जवाब हमेशा धीरज रखने वाले एवन ने सिर्फ मैं समझ गया दिया। एलन ने कंक्लूजन निकाला कि इस कचरा डार्क फैंटेसी वर्ल्ड में उसका इकलौता बचा हुआ टास्क सिर्फ इतना पर्सनल पावर जमा करना था कि वो अपने मेडलिंग के इनएविटेबल फॉलआउट से अपनी रक्षा कर सके, और उसने मेहनत से मैजिक प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, एक रेयर सेंस ऑफ सेल्फ कांग्रेचुलेशन के साथ, सोचते हुए कि मैजिक के लिए टैलेंट चाहिए जो आयरॉनिकली उसके इस बॉडी में भरपूर था। एवन अपने मास्टर को प्रैक्टिस करते हुए देखते हुए कैजुअली मेंशन किया, वैसे यंग मास्टर, क्या आपने ब्लू मून के बारे में सुना है? एलन डिस्ट्रैक्ट होकर पूछा, ब्लू क्या? मैं पहली बार सुन रहा हूं। एवन ने एक्सप्लेन किया कि वो एक रिसेंटली फेमस ऑर्गेनाइजेशन थे जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढकर मारने में स्पेशलाइज करते थे। एलन ने सोचा कि वो विजिलेंटी ग्रुप जैसे लगते हैं जो कचरा साफ कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, एक फैक्शन जो उसकी ओरिजिनल स्टोरी का हिस्सा नहीं थी और इसलिए शायद जल्दी ही गायब हो जाएगी। मगर एवन ने सच में अनसेटलिंग डिफाइंस दिया, मगर वो हरामखोर नोबल्स को भी मार देते हैं, जोड़ते हुए कि उसने सोचा कि एलन को उनकी स्कैरी मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए। एलन तुरंत डर गया, अपनी मैजिक प्रैक्टिस तुरंत रोक दी और अपनी आवाज में डर दिखाते हुए एवन को ऑर्डर दिया कि वो उसके बिल्कुल बगल वाले रूम में सोए।
सीन अचानक से ऑर्फनेज पर शिफ्ट हुआ, जहां यूसा ने बच्चों को जमा किया था और अनाउंस कर रही थी। तो अब क्या हम इस हफ्ते ब्लू मून की एक्टिविटी रिपोर्ट सुनेंगे? उसने सैल वैंग द सीन ऑफ प्राइड को रिपोर्ट करने का आदेश दिया और लड़की ने खुशी खुशी शेयर किया कि उसने बहुत सारे स्लेव ट्रेडर्स के सर खींच लिए थे, खुशी से जोड़ते हुए कि वो पकड़ी गई थी और उसने उस मोमेंट का इस्तेमाल उनकी बुद्धि टेस्ट करने के लिए किया, कहते हुए कि वो उनको जिंदा छोड़ देगी अगर वो उसकी आंखों का रंग गैस कर पाएं। मगर उनमें से किसी को नहीं पता था। रिंगडन द सीन ऑफ ग्रीड ने अगली रिपोर्ट दी, कहते हुए कि उसने सारी लाशें साफ सफाई से पिघला दी थीं, एक डिटेल जो उसने बिना किसी पछतावे के साथ दी। तीसरा रिपोर्ट करने वाला लिटिन दी और इलीगल एक्सपेरिमेंट्स के मामले को रड्डान द सीन ऑफ ऑब्सेशन ने संभाल लिया था। काटिया ये सुनकर खुश होती है क्योंकि सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा वो चाहती थी। वो उन सब की तारीफ करते हुए कहती है कि वो सब ब्लू मून की ग्लोरी के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं। तभी रड्डान कहता है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम है। एलॉन जिस ऑर्गेनाइजेशन को वो टारगेट कर रहे हैं उसका हेड काउंट का सबसे बड़ा बेटा लियो है। असल में रड्डान को एक डेंजरस डॉक्यूमेंट मिला था जब वो एलॉन का साउथ बेस खत्म कर रहे थे। बेसिकली लियो उनके पिता के मरने के बाद एलन को खत्म करने का प्लान बना रहा था। जब युतिया ये देखती है तो वो गुस्से से भर जाती है। 2 साल बाद काउंट पेलेटियो जो बीमार चल रहे थे मर जाते हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा गया कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई, लेकिन उनकी ड्रग अब्यूज की हिस्ट्री को देखते हुए ये साफ था कि उन्हें किसने मारा था। फ्यूनरल प्रोसीडिंग्स के दौरान लियो को पता चलता है कि ब्लू मून ने उसके बिजनेस पर फिर से हमला कर दिया है। एलन अपने भाई और उसके आदमियों को ब्लू मून के बारे में बात करते हुए सुनता है और समझ जाता है कि उन्होंने आखिरकार ऑर्गेनाइजेशन को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। कुछ ही देर में काउंट का फ्यूनरल, जिसमें एक भी शोक मनाने वाला नहीं था, बहुत शांति से खत्म हो गया। फ्यूनरल के बाद एवन एलन से उसका अगला प्लान पूछता है। एवन उसे याद दिलाता है कि अगले साल तक लियो को टाइटल मिल जाएगा। हैरानी की बात है कि एलन एवन से कहता है कि वो लोग स्टेट छोड़ रहे हैं। ये एवन को शॉक कर देता है और एलन बताता है कि वो साउथ में रडमिल नाम के एक रिमोट विलेज जा रहे हैं। ये पेलेटियो काउंट के सदर्न टेरिटरी में एक दूर दराज का गांव था। बिना टाइम वेस्ट किए एलन और एवन मैंशन से निकल जाते हैं और रडमिल में एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी सिर्फ 3 डेज बाद उन्हें वापस मैंशन लौटने पर मजबूर कर दिया जाता है। कुछ शॉकिंग और सरप्राइजिंग हुआ था और वो था सबसे बड़े बेटे लियो की मौत। एलन को यकीन नहीं हो रहा था कि वो सिर्फ 3 डेज में ही स्टेट वापस आ गया है। एलन हैरान था कि उसके जाने के सिर्फ 3 डेज के अंदर ही सबसे बड़ा बेटा कैसे मर गया। उसकी मौत का कारण दिल में ब्लेड लगने से हुआ था, लेकिन उसे किसने मारा ये सवाल अभी भी बना हुआ था। बाद में एलन एवन से पूछता है कि क्या उसे कुछ अनयूजुअल मिला और वो हाँ कहता है। तभी एवन एलन से पूछता है कि क्या उसने ही एक रात में एलॉन को खत्म किया था। ये सवाल एलन को शॉक कर देता है और उसे आखिरकार समझ आता है कि दूसरे नोबल्स और गेस्ट्स उसकी आंखों में देखने से क्यों डर रहे थे। जिस दिन एलन रममिल जा रहा था, एवन ने एलन से पूछा था कि वो किसी शहर के बजाय एक रिमोट विलेज क्यों जा रहा है। मन ही मन एलन जानता था कि वो अपने प्लान को फाइनलाइज करने के लिए रममिल से बेहतर जगह नहीं चुन सकता था, इसीलिए वो वहां जा रहा था क्योंकि उसने 5 ग्रेट सिंस को बचा लिया था और दुनिया को तबाह होने से रोक लिया था। उसे लगा कि रममिल सही चॉइस है क्योंकि इसका ओरिजिनल स्टोरी से कोई कनेक्शन नहीं था। इसके अलावा वहां एक पेलेटियो विला भी था। ये मेन फैमिली रेजिडेंस से अलग बनाया गया एक घर था। ये एक नोबल के तौर पर लेजरली जिंदगी जीने के लिए परफेक्ट जगह थी। वो एवन को सिर्फ इतना जवाब देता है कि हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। एवन ये सुनकर थक चुका था और एलन से कहता है कि वो हमेशा बातों को टाल देता है, लेकिन क्योंकि वो अपने मुंह से कुछ कह नहीं पाता, वो इसे जाने देने का फैसला करता है। पता चलता है कि लियो उसे पहले से ही मारने का प्लान बना रहा था, लेकिन क्योंकि एलन खुद ही जा रहा था, लियो ने उसे रोकने का फैसला किया। एलन तो डरते हुए उसके सामने झुकता भी है, जिससे लियो को उसे जाने देने का यकीन हो जाता है। फिर भी वो अपने असिस्टेंट अल्मान को एलन की कैरेज का पीछा करने के लिए कहता है। अल्मान तब लियो से पूछता है कि क्या वो कैरेज का पीछा करवाकर एलन को मारना चाहता है। अल्मान कंफर्म करना चाहता था कि क्या वो सच में एलन को मारना चाहता है। ये सुनकर लियो शॉक हो जाता है क्योंकि अल्मान हमेशा बिना कोई सवाल किए ऑर्डर्स फॉलो करता था। लियो हैरान था कि अल्मान सवाल कर रहा है। लियो अल्मान पर चिल्लाता है, ये कहते हुए कि उसका काम सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करना है, लेकिन तभी अल्मान अचानक अपनी स्वॉर्ड उसके सीने में घोंप देता है। लियो स्टन रह जाता है और अल्मान से पूछता है कि उसने उसे बिट्रे क्यों किया। अल्मान मुस्कुराता है लियो से कहते हुए कि उसे गेम्स खेलना पसंद है। अल्मान बताता है कि वो इतने टाइम से बस साथ निभा रहा था और पता चलता है कि वो असल में अल्मान नहीं बल्कि रड्डान है, द सीन ऑफ ऑब्सेशन। रड्डान लियो को खत्म करने से पहले उसे बताता है कि कोई भी उनके मास्टर द ग्रेट मून एलन को हाथ नहीं लगा सकता। वो कहता है कि हो सकता है उन्हें मिशंस करने से रोका गया हो,
लेकिन जब उनके मास्टर की सेफ्टी की बात आती है तो कोई सवाल नहीं उठता। लालन बताता है कि उसने जानबूझकर लियो के मुंह से ये सुनने का इंतजार किया कि वो एलन को हर्ट करना चाहता है ताकि वो उसे बोट से हटा सके। रड्डान कहता है कि वो पूरे 2 इयर्स से बस उसके एक गलत मूव का इंतजार कर रहा था। खून बहते हुए लियो रड्डान से कहता है कि वो उसके आदमियों से नहीं बच पाएगा। रड्डान जवाब देता है कि उसने अभी अभी जो कहा उससे उसने एलन के एक्सटिंक्शन को अपना प्राइम पर्पस बना दिया है। रड्डान लियो के लिए सिर हिलाता है, ये कहते हुए कि द ग्रेट मून एलन ने उसे जीने का एक चांस दिया था, लेकिन उसने उसे बर्बाद कर दिया। हमेशा की तरह एलन की सुबह एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग में होती है, जिसे वो पैराडाइज मानता है, क्योंकि वो जब चाहे उठ सकता था, जब चाहे खा सकता था और एक नोबल के तौर पर अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता था। एलन इतना एंजॉय कर रहा था कि वो एक टोस्ट बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचने लगा। वो डिलिशियस खाना खा ही रहा था कि एवन कमरे में आता है और उसे बताता है कि एक मैसेज आया है। जैसे ही एलन लेटर पढ़ता है, उसका खाना तुरंत कड़वा हो जाता है। लेटर में लिखा था कि उसे स्टेट वापस लौटना है क्योंकि उसके भाई की मौत हो गई है। बस उन सिंपल वर्ड से उसका तथाकथित पैराडाइज सिर्फ 3 डेज में खत्म हो गया। तुरंत में वो स्टेट लौटता है और नोटिस करता है कि हर कोई उसे बहुत अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा है। तभी एवन उससे पूछता है कि वो एक मास्टरमाइंड कब बन गया जो एलन को डिस्ट्रॉय कर सका। एलन को आखिरकार समझ आता है कि वो किसी बहुत ही क्रेजी सिचुएशन में फंस गया है। एलन तब एवन से पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए कहता है कि वो एक मास्टरमाइंड कैसे बन गया। एवन बस इतना कहता है कि इस केस से फायदा उठाने वाला सिर्फ वही है। एवन आगे बताता है कि उनके कंपाउंड से निकलने के बाद लियो का मर्डर हुआ, जो उसके लिए एक परफेक्ट एलिबॉय है। इसके अलावा इससे वो बिना किसी मुश्किल के स्टेट का हेड बन सकता है।